तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्रैमी तो पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी जो पिछले करीब 87 ईयर हो गए, 87 साल, लेकिन आज भी एक राज है। बल्कि आज भी जिस इंसान का कत्ल हुआ वो इंसान कौन था, उसकी पहचान क्या थी, उसका नाम क्या था, उसका कत्ल क्यों किया, क्या उसने खुद को मारा, किसी और ने मारा, क्या वजह थी, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। पुलिस की टीम पूरी कोशिश करती रही, सालों तक ये केस खुला रहा। आज भी उस शहर में बहुत सारे लोग, खासतौर पर पुलिस के लोग, इस केस पे एक नजर जरूर डालते हैं ताकि इसके अंदर कुछ अपडेट हो तो देख सकें, केस को सुलझा सकें। ये बेहद रहस्यमय कहानी 1935 की है, यानी अराउंड 87 ईयर पुरानी। अमेरिका में एक शहर है कैंसस सिटी की ये कहानी। वहां पे एक आलीशान होटल हुआ करता था, द प्रेसिडेंट। इसी होटल में 3 जनवरी 1935 को दोपहर करीब 1:20 पर एक शख्स चेक इन करता है। रिसेप्शन पे जाता है, कहता मुझे एक रूम चाहिए, लेकिन इंटीरियर। कमाल की बात यह थी कि उसका हाथ खाली, कोई लगेज नहीं। रिसेप्शन ने देखा, रिसेप्शन जो भी बैठे हुए थे, और फिर उससे पूछा तो उसने कहा मुझे 1 नाइट के लिए रूम चाहिए। उसने जो फॉर्मेलिटी थी पूरी की, जो अपना एड्रेस उसने बताया और नाम, उसने अपना नाम बताया रोनाल्ड टी ओवन, और पता दिया उसने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का। चेक इन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एक होटल का स्टाफ उसे अपने साथ उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। 10वीं मंजिल पर 10th फ्लोर पे उसका रूम था। 10th फ्लोर पे वो जाता है, कमरे के अंदर वो उसे बताता है कि यहाँ पे पानी है। बाकी जो होटल में आमतौर पे लोग स्टाफ बताते हैं, लेकिन उस स्टाफ को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि ये शख्स बिना सामान के चला आया। लंबा चौड़ा वो शख्स ओवरकोट पहने हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद जब स्टाफ उसे समझाता है, तब तक वो अपनी जेब में हाथ डालता है, और स्टाफ ने देखा वो अपनी जेब से 2 चीज निकालता है, एक हेयर ब्रश और एक टूथपेस्ट। बस ये 2 चीजें उसके पास थी। वो निकालकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद स्टाफ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से नीचे आता है, फिर वापस जाता है। रुकना उसे एक ही रात के लिए था, लेकिन 3 जनवरी को वो फिर रिसेप्शन पे कहता है कि उसे एक्सटेंड करना है। 3 जनवरी को एक्सटेंड हो जाता है। फिर 4 जनवरी को भी वो एक्सटेंड करता है। अब 5th को उसने कहा था मैं निकलूंगा, लेकिन 5 जनवरी की सुबह 1935 वो गेस्ट चेकआउट तो नहीं करता, उसके कमरे से उसकी लाश मिलती है। लाश की हालत ऐसी थी कि जो भी देखा सबसे पहले उनकी चीखें निकल गई थी। जिस्म पर अनगिनत चाकुओं के निशान, पूरा बेड, फ्लोर, दीवार, सब जगह खून ही खून। बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। खैर, जब ये पता चला कि उसका कत्ल हो गया, इसके बाद पुलिस की टीम जो है अपनी जांच शुरू करती है, और जब जांच शुरू करती है तो वहीं से ये कहानी शुरू होती है। कैंसस की पुलिस होटल स्टाफ से बातचीत करती है कि कौन, क्या, कैसे। सबसे पहले तो यह था कि इस शख्स को, इसकी मौत हो गई है, इसके घर वालों को इंफॉर्मेशन दी जाए। रजिस्टर देखा गया, एड्रेस निकाला गया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का। वहां के पुलिस से, लॉस एंजलिस की पुलिस से, एलए पुलिस से कांटेक्ट किया कैंसस पुलिस ने, तो पता चला कि ना तो ऐसा कोई एड्रेस है इस एलए में, और ना ही इस नाम का कोई शख्स एलए में, क्या पूरे यूएस में भी जो उसने सारी चीजें दी नहीं है। अब पुलिस बड़ी पशुपेश में कि क्या है ये मसला। लेकिन इस दौरान में अब कत्ल हुआ, कातिल कौन है, इसके लिए पूछताछ, तफ्तीश शुरू हो गई। पुलिस ने एक एक कर होटल स्टाफ से बात करनी शुरू की, खासतौर पर जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे ओवन के। जब होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू हुई तो अजीब अजीब कहानियां सामने आई। 3 दिनों के इस होटल में ठहरने की कहानी, इस शख्स की कहानी जो एक रहस्य है, जिसका नाम तो है रोनाल्ड टी ओवन। उम्र करीब 20 से 22 साल के बीच में होगी, दरमियान, लंबा चौड़ा, देखने में लगता था क्या तो रेसलर है या बॉक्सर है। लेकिन जो लोग उसके संपर्क में आए, उन कैरेक्टर ने पुलिस को कहानियां सुनाई। कहानी के हिसाब से 2 जैन को होटल में चेक इन करता है ओवन। इसके बाद वो बाहर निकलता है, फिर वापस आता है। 3 जनवरी को उसे चेकआउट करना था, लेकिन 3 को वो अपना एक्सटेंड कर लेता है। अब 3 जनवरी को एक होटल की स्टाफ में रूम क्लीन करने के लिए, जिसका नाम था मैरी स्टॉपटिक,
मैरी सॉप्टिक उसके कमरे में जाती है और ये करीब दोपहर का वक्त था, 12 बज चुके थे। आमतौर पे होटल में जितने गेस्ट रहते हैं वो सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं, क्योंकि आप होटल में काम के सिलसिले में लोग जाते हैं ज़्यादातर, या अगर टूरिस्ट के तौर पे घूमने भी जाते हैं तो सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि होटल में रहने के लिए तो कोई जाता नहीं है। तो सभी गेस्ट इस वक्त तक अपना रूम खाली करके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हाउसकीपिंग वाले सफाई करते हैं। तो मैरी भी जो है वो 12 बज चुका था, बाकी जो उसके इस जिम्मे में रूम थे सबकी सफाई करते हुए अब रूम नंबर 1046 ये ओवन को अलॉट किया गया था 10th फ्लोर पे, 1046 1046 रूम नंबर। तो मैरी इस रूम में जाती है, उसे लगता है कि यहाँ के भी गेस्ट चले होंगे, लेकिन जब वो दरवाजे पे पहुंचती है तो ऐसा एहसास होता है उसे कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। अब मास्टर की से भी खुल नहीं सकता था क्योंकि अंदर से लॉक है। तो वो नॉक करती है दरवाजे पे, तब अंदर से आवाज आती है कि आप, जो बताती है मैं हाउसकीपिंग और क्लीनिंग के लिए आई हूं, अंदर से आवाज आती है कि आप बाद में आना, अभी आप जाओ। थोड़ी देर के बाद वो फिर जाती है, फिर नॉक करती है। इस बार दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है वो अंदर दाखिल होती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। देखती है कि इस पूरे कमरे की सारी लाइटें बंद है। एक टेबल लैंप बहुत ही धीमी मध्यम रोशनी जिससे आ रही है, बस वो जला हुआ है, और उसी के कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, बिल्कुल अंधेरे में, एकदम डिम लाइट। तो आमतौर पर ऐसी चीजें होती नहीं है, लेकिन उस स्टाफ को लगा कि पता नहीं ये क्या बात है। खैर उसने पूरा कमरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जब वो जाने लगी तो ओवन ने उससे कहा कि तुम दरवाजा को लॉक मत करके जाना। और उस वक्त तक जब ये क्लीन हो रहा था, इसके बाद ओवन कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है तो तुम अब क्लीन कर लो। क्लीन में टाइम लग रहा था, क्लीनिंग में। ओवन निकल जाता है और कहता है पीछे में उस हाउसकीपिंग की उसको कि तुम जब सफाई कर लो तो दरवाजा को लॉक मत करना, अनलॉक ही छोड़कर जाना, क्योंकि मेरा एक गेस्ट आने वाला, मेरा एक दोस्त आने वाला है, तो वो वेट कर लेगा। हाउसकीपिंग की वो महिला दरवाजे को यूं ही खोलकर सफाई करने के बाद निकल जाती है। करीब 4 घंटे के बाद सॉप्टिक हाउसमेट वापस आती है उस रूम में, रूम नंबर 1046 में, फ्रेश टॉवल देने के लिए। सुबह वो सारे गंदे टॉवल और बेडशीट ले गई थी। अब फ्रेश टॉवल देने के लिए 4 घंटे के बाद वो उस कमरे में आती है तो हैरान रहती है। वो देखती है कि रूम अब भी अनलॉक है और कोई नहीं है उसमें। इसके बाद वो अंदर जाती है तो देखती है कि टेबल पे एक मैसेज पड़ा हुआ है, और उस मैसेज में जो लिखा था वो ये था कि डॉन आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स वेट। बस ये एक उसने नोट पढ़ा, उसके बाद वो बाहर निकल गई। अगले दिन अब 4 दिन, अभी तक ये स्टॉपनिक की कहानी चल रही है, पुलिस को वो बता रही है कि कैसा अजीब बर्ताव और व्यवहार था इस गेस्ट का। अब स्टॉपनिक के हिसाब से नेक्स्ट 4 जनवरी की सुबह वो फिर एक बार उस रूम में जाती है सफाई करने के लिए, सुबह करीब 10:30 बजे। लेकिन जब वो जाती है तो इस बार वो देखती है कि दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा जब बाहर से बंद है तो इसका मतलब है कि गेस्ट नहीं है, वो जा चुका आज सवेरे। तो उसे लगा ओवन चले गए। मास्टर की से उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, इस बार फिर वो हैरान रह जाती है। देखती कि बाहर से तो मतलब दरवाजा लॉक्ड है, लेकिन अंदर में गेस्ट मौजूद है। ओवन अंदर में ही था, बेड पे था, और बेड पे लगभग नंगा पड़ा हुआ था, और ऐसा था कि जैसे उसने बहुत सारे ड्रिंक कर रखी हो। उसने वो देखा। इसी दौरान में जब ये दाखिल होती है, कमरे में अब भी अंधेरा है, अचानक कमरे के फोन की घंटी बज उठती है। अब स्टॉपनिक बातचीत सुन रही है। जो बातचीत थी वो ये थी, इधर से कहता नो डॉन आई डोंट वांट टू ईट, आई एम नॉट हंग्री। इसके बाद उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी आई जस्ट हैड ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर के बाद वो फिर रिपीट करता है, नो आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। इतनी देर में इसके बाद वो फोन रख देता है। फोन रखने के बाद अब वो बेडशीट से अपने आप को ढकता है और फिर हाउसमेट से बात करना शुरू करता है, सॉप्टिक से। इस बार पहली बार उसने उससे तमीज से बात की और उसके बारे में पूछा कि अच्छा आपके इस होटल में कितने कमरे आपके जिम्मे हैं जिनकी आप सफाई करते हो, होटल में क्या है, किस तरह के गेस्ट यहाँ पर आकर रुकते हैं। फिर वो शिकायत भी करता है कि मैं कुछ दिन पहले एक बराबर के होटल में था, वो बहुत ही महंगा था, उसने बहुत ज़्यादा पैसे लिए, चार्ज किए। तो यहाँ पे क्या है, किस तरह के गेस्ट हैं, स्टाफ के साथ होटल के ओनर्स का क्या बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें उसने सारी बात की। सॉफ्टिक ने उसे फटाफट जवाब दिया और इसके बाद वो वहां से निकलती है। लेकिन जाते जाते फिर उसे ख्याल आता है कि बाहर से दरवाजा बंद था
और गेस्ट अंदर था, तो उसे लगा कि कोई शख्स था जो बाहर से ओवन को बंद करके गया। क्यों? क्योंकि अंदर में वो की भी नहीं थी जो गेस्ट को दी जाती है। तो ये था कि बाहर से लॉक, अंदर में गेस्ट मौजूद। तो फिर उस हाउसकीपिंग को लगता है उसको सपने को कि कोई ना कोई है जो इसको बाहर से लॉक करके गया। अब वो फिर सोचती है, फिर उसके बाद भूल जाती है, लेकिन ये सारी चीजें वो पुलिस को बता रही है। उसी दिन 4 जनवरी को शाम को 4 घंटे के बाद फिर से वो आती है सॉफ्टिक। इनका रूल था कि सफाई करने के 4 घंटे के बाद फ्रेश टॉवल देते हैं। 4 घंटे के बाद वो फ्रेश टॉवल देने के लिए फिर उस रूम में दाखिल होती है। दरवाजा नॉक करती है। इस बार दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजा जब नॉक करती है तभी उसे कमरे के अंदर से 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक ओवन था और एक कोई और अनजाना शख्स। और ध्यान से इसने फिर नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन 2 लोग और ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। फिर इसने नॉक किया, तब इसका पहली बार अंदर से आवाज आई। इसने कहा कि मैं फ्रेश टॉवल देने आई। अंदर से आवाज आई कि हमारे पास ऑलरेडी टॉवल है, तो हमें जरूरत नहीं है, आप जाइए। अब ये सोची कि मैंने तो सुबह सारे टॉवल निकाल के ले गई हूं, अंदर में कोई टॉवल रखा नहीं है, तो इनके पास फ्रेश टॉवल कहां से? दूसरा ये जो गेस्ट है ये सिर्फ हेयर ब्रश और टूथपेस्ट लेकर आया, तो इसके पास तो कोई सामान भी नहीं है। खैर उसने सोचा, इसके बाद 2 लोगों की बात सुनी और वो वहां से निकल गए। ये 4 जनवरी तक की कहानी थी। इसके बाद 2 गेस्ट और आए पुलिस के पास। एक इत्तेफाक से लड़की थी जो उसी शहर की थी, थोड़ा शहर इस होटल से काफी दूरी पर रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो एक फूलों की दुकान पे काम करता था। वो उससे मिलने आई थी। मिलने के दौरान में उसे देर हो गई, फिर उसे लगा कि अब लौट कर जाएंगे, फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो उसने कहा कि आज शहर भी रुक जाते हैं। तो उसने भी द प्रेजेंट होटल में चेक इन कर लिया और वो 1026 रूम मिला उसे और वो उसमें चली गई। इस लड़की का नाम था जीन ओवन, लेकिन इसका ओवन से कोई रिश्ता नहीं था। अब ये वो होटल में चेक इन करती है, उसका बॉयफ्रेंड भी आता है रात को, 2 घंटा रुकता है, वो चला जाता है। अब रात को ये अकेली है जीन। इसने पुलिस को बताया कि उस रात उसने बड़ी अजीब अजीब आवाज सुनी, रूम नंबर 1046 है, ओवन के रूम से। 2 लोग थे और 2 लोग आपस में बहुत तेजी से बात कर रहे थे। फिर उसने कहा कि किसी फीमेल की भी आवाज सुनाई दी मुझे और बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि कोई लड़ रहा है, फिर कोई समझा रहा है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद खैर फिर मैं सो गया। अब ये एक गेस्ट, इसके अलावा होटल का एक स्टाफ था जो काम खत्म करने के बाद उस दिन 10th फ्लोर पे किसी काम से गया था। उसका एक जानने वाला गेस्ट ठहरा हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि वो भी उस रात गया और उस रात उसने अजीब अजीब सी आवाज सुनी थी। तो इस होटल में एक और भी चीज था कि बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते थे जहां पे यहाँ लड़कियां भी रात को आती थी, तो फ्री था उनकी एंट्री। तो ऐसी ये था कि कहीं से आवाज आ रही है, बहुत सारी फीमेल भी हैं, लेकिन उसने कहा कि 1046 से मुझे आवाज सुनाई दी और उसमें फीमेल की भी और मेल की भी आवाज सुनाई दी। अब ये था कि गेस्ट तो ओवन सिंगल ठहरा हुआ है, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपके कोई गेस्ट आए तो रूम के अंदर जा सकता है। लेकिन उसने कहा कि जो आवाज सुनी उसने वो थोड़ी उसकी नजर में अजीब थी। पुलिस का ये बयान भी खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और बयान आता है उसी होटल के स्टाफ का। होटल के स्टाफ को 4 जनवरी की बात है ये, एक मैसेज मिलता है रूम नंबर 1046 से सुबह वेकअप कॉल के लिए फोन पे कि सुबह हमें वेकअप कॉल चाहिए। सुबह सुबह जो बेल डेस्क है होटल का वो 1046 में फोन करता है, लेकिन फोन जो है वो ऐसा है कि यूज में भी नहीं है और कोई बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो रिसीवर पे भी नहीं रखा हुआ है। तो ये करीब 10 मिनट तक वेट करता है। 10 मिनट तक फोन वैसे ही आवाज आ रही है। ये लग रहा है कि फोन को जो है किसी ने उठाकर रख दिया नीचे। अब वेकअप कॉल भी देना है, गेस्ट की फरमाइश है, कहीं नाराज ना हो। तो फिर एक शख्स को भेजा जाता है एम्प्लॉय को कि जाओ ऊपर और जाकर उनको कहो कि फोन को ऊपर रखते ताकि उनको हम उठा सके। वो बंदा जाता है, डोर पे नॉक करता है, अंदर से कोई जवाब नहीं आती है। बहुत देर तक करता है, फिर वो चीख के अंदर से एक आवाज आती है कि आ जाओ। तो फिर वो कहता है कि दरवाजा तो लॉक है, कैसे अंदर आऊं? तो फिर पूछता है क्या है, तो वो कहता है कि आपका फोन नीचे रखा हुआ, रिसीवर को ऊपर रख दीजिए, कॉल आएगा। कहता है ओके। उसके बाद वो चला जाता है। 1.5 घंटे के बाद दोबारा फिर पता चलता है, टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो कॉल करता है रिसेप्शन पर, कहता है कि रूम नंबर 1046 का फोन जो है रिसीवर पे नहीं है, नीचे रखा हुआ है। अब उन्हें लगता है कि एक बार तो मैसेज दे दिया गया था, अब क्या करें? तो जो बेल हॉल जहां से ये सारे फोन वोन का जो इनका अपना डिपार्टमेंट था, तो वो खुद ही मास्टर की लेके ओवेंस के रूम में जाता है। मास्टर की से दरवाजा खोलता है।
ये है 5 जैन की सुबह की बात, 5 जनवरी की। जब वो दरवाजा खोलता, अंदर दाखिल होता तो देखता पूरे कमरे में अंधेरा है और एक शख्स बेड पे लेटा हुआ है। उसके बाद वो जाके फोन को देखता है, फोन नीचे रखा हुआ था। फोन उठाकर वो वापस रख देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर रिसेप्शन पे कॉल आता है, डोर जो फोन ऑपरेटर का, कि रूम नंबर 1046 का फोन फिर से नीचे रखा हुआ है। अब उन्हें लगता है कि ये क्या है, तो फिर जो है एक और एम्प्लॉय को भेजा जाता है कि भाई जाओ। इस बार फिर वो मास्टर की लेकर जाता है। मास्टर की लेकर जब वो अंदर दाखिल होता है तो इस बार कमरे में उसे अंधेरा ज्यादा लगता है। अब वो कैसे देखे फोन कहां पे और कैसे, वो लाइट ऑन कर देता है। जब वो लाइट ऑन करता है उसकी चीखें निकल पड़ती हैं। कमरे के कोने पर ओवन लगभग घुटनों के बल पड़ा हुआ है, सर उसके दोनों हाथों में है। फर्श, दीवार, बेड, बेडशीट, खून का फव्वारा छूटा हुआ है। बदहवास वो चीखता है, बाहर आता है, दूसरे स्टाफ सुनते हैं, पूरा स्टाफ ऊपर आता है। आनंद फानंद में पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब पुलिस इसके बाद अपनी तफ्तीश शुरू करती है। एक अकेला आदमी कमरे में ठहरा हुआ था। उसका बर्ताव ऐसा था कि वो कमरे में अंधेरा रखता, कोई डॉन उससे बात कर रहा है, कमरा बाहर से लॉक होता है, वो अंदर होता है। नाम जो उसने रिसेप्शन पे लिखाया और जो पता दिया वो फर्जी निकला। अब पुलिस के सामने यह है कि इसको कैसे सॉल्व करें। पुलिस ने डॉक्टर से बात की कि क्या ये सुसाइड टाइप की चीजें हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह था कि मल्टीपल स्टैबिंग थी, मतलब अनगिनत चाकू मारे गए, खोपड़ी टूटी हुई थी, लंग्स पंक्चर था और ऐसा कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं है जहां पे जख्म ना दिया गया। मारने वाले ने बड़ी बेरहमी से मारा। सुसाइड करने वाला इतने जख्म अपने आप को नहीं दे सकता। दूसरा, कमरे से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो ये बताए या निशानी या गवाही दे कि कातिल कौन है। चाकू भी नहीं मिला जिससे इतने सारे जख्म हुए। अगर वो सुसाइड करता तो चाकू कमरे के अंदर होता। सबसे अजीब बात यह थी कि जो होटल के अंदर कोई भी गेस्ट आता है तो वॉशरूम में शैम्पू, सोप, टॉवल ये सब रखा होता है। होटल की दी हुई एक गेस्ट के लिए हर वो चीज जो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, टॉवल हो, वो सब गायब थे। एक भी चीज रूम में नहीं था। यहां तक कि ओवन जो अपने साथ हेयर ब्रश और टूथपेस्ट लाया था वो भी गायब था, कमरे में नहीं था। अब कोई क्यों इन सारी चीजों को वहां से समेट कर ले गया, क्या ऐसी में कुछ राज छुपा था, ये नहीं मालूम। एक सिर्फ जो उसने कपड़े पहने थे उसकी टाई पे एक कंपनी का ब्रांड मिला था, वो न्यू जर्सी का था, लेकिन उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की लॉस एंजल्स के थ्रू, तो पता चला कि रोलैंड टी ओवन नाम का कोई शख्स नहीं है ये जगह, ये पता जो है ये भी फर्जी है। फिर मीडिया में पुलिस ने अपील की कि वो पहचानने में मदद करे, तो पता चला कि 1 जनवरी को यानी 2 जनवरी को उसने होटल प्रेसिडेंट में चेक इन किया था। ये वहीं ठहरा हुआ था और उसने सही कहा था कि उस होटल के चार्ज ज्यादा थे और इसलिए बदल कर फिर वो दूसरा होटल लेकर आया। और उस होटल में ये एक दूसरे नाम से ठहरा था, वहां पे ये ओवन के नाम पे नहीं रुका था और वहां इसने अपना नाम स्कॉट रखा था, लेकिन तस्वीर और हुलिया सब कुछ एक था होटल की। तो एक ही दिन में उसने होटल चेंज करने के बाद अपना नाम भी चेंज किया। क्यों, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने हर तरफ से कोशिश की, मीडिया से अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान में उसकी डेड बॉडी को रख दी गई मॉर्चरी में। 3 महीने तक बॉडी पड़ी रही इस उम्मीद में कि शायद कोई आए और पहचाने, क्लेम करे तो फिर उसे ये बॉडी दे। बट 3 महीने हो गए, कोई क्लेम करने नहीं आया। इस दौरान में कुछ फैमिली आई, उसने कहा कि ये हमने देखा फोटो, ये हमारे रिश्तेदार है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला वो सब फर्जी निकले। 3 महीने के बाद अचानक एक गुमनाम फोन आता है एक वहां के चर्च के जो काम करते हैं लोग उनके पास, और ये कॉलर जो है ये कहता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका नाम है रोनाल्ड टी ओवन और मैं इसके पैसे देना चाहता हूं इसके अंतिम संस्कार के लिए, इसे दफनाने के लिए पूरी इज्जत के साथ। तो उसने पूछा कि आप कौन, तो बोला उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं पैसे देना चाहता हूं। इसके बाद
23 मार्च 1935 को एक चर्च के नाम पे एनवेलप मिला। उस एनवेलप में उस वक्त $25 थे। $25 अभी के हिसाब से हम करीब बात करें तो अराउंड $500। और उस पर एक न्यूज़पेपर में लपेट कर ये डॉलर रखे गए थे और एनवेलप के अंदर थे। और उसमें लिखा हुआ था, एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, इट वॉज एनफ टू कवर द एक्सपेंसेस, द सेंडर वॉज अननोन। उसका मालूम नहीं था कौन है, पर यह था कि इतना काफी है खर्च करने के लिए। इसी में इसके अलावा एक और एडिशनल एनवेलप था जिसमें 5-5 उस वक्त के हिसाब से डॉलर के 2 नोट रखे हुए थे। और इसमें ये जो $5 दिए गए थे ये फ्लोरिस्ट के लिए थे, फूल वाले की दुकान के लिए। और उसमें इसमें लिखा हुआ था कि 13 अमेरिकन ब्यूटी रोजेस ये खरीद कर उसके ग्रेव पर, उसकी कब्र पर रख दिया जाए। तो $25 अलग से और $5 अलग से ये रखे गए। 3 महीने के बाद ओवन को दफना दिया गया, लेकिन ओवन कौन था, उसकी असलियत क्या थी, ये किसी को नहीं मालूम। करीब साल बीत जाता है। साल बीतने के बाद एक लेडी अचानक सामने आती है कैंसस में, और वो कहती है कि ये मेरा बेटा है और ये वो बेटा है जो खो गया था, मतलब बचपन में, बहुत पहले। और अब मैंने जो तस्वीर उसमें देखी तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेटा है और ये घर से निकल चुका था। फिर हमें पता चला था कि ये काहिरा में है, फिर पता चला कि ये किसी और कंट्री में है, लेकिन अब तस्वीर देखकर हमने पहचाना है कि ये हमारा ही बेटा है। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और उस महिला के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वो बर्मिंघम की लेडी, यूके। और जो उसने बताया कि कहां कहां उसका बेटा बाद में गया, उसने बताया कि बेटा ने लेटर भी लिखा था, लेकिन उस लेटर और बाकी चीजों से तस्दीक नहीं हो पाई कि लेडी भी सच कह रही है। तो कैंसस पुलिस का आज भी मानना है कि रोनाल्ड टी ओवेन कौन था, उसका कत्ल क्यों हुआ, ये एक राज है, एक रहस्य। लेकिन आखिर क्यों उसका कत्ल हुआ होगा, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये सुसाइड नहीं था। तो इसकी कुछ थ्योरी थी। एक थ्योरी ये थी कि उस फूल वाले और जो चर्च को जिसने पैसे भेजे, जब नॉन कॉलर, तो उससे पूछा चर्च के स्टाफ ने कि तुम उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे क्यों देना चाहते हो। तो उसने कहा कि आपको इससे मतलब नहीं है या मैं कौन हूं। पर उसने बोला कि अच्छा, वो क्योंकि मीडिया में खबरें आ चुकी थी, तो उसने बोला क्या तुमने वो कत्ल किया? बोला नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन उसने जो किया उसे उसका सिला मिला। तो उससे पूछा कि क्या? तो उसने कहा उसने एक लड़की से प्यार करता था और दूसरी से शादी करने जा रहा था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एक थ्योरी कैंसस पुलिस मानकर चल रही है कि शायद ये कत्ल की वजह हो सकती है, और जिससे वो प्यार कर रहा था या जिससे वो शादी करना जा रहा था, वो दोनों किसी गैंग की मेंबर हो सकती है, क्रिमिनल हो सकती है। क्योंकि जो चश्मदीद थे होटल के स्टाफ, वो बता रहे थे कि कमरे के अंदर से महिलाओं की भी आवाज आ रही थी। दूसरी थ्योरी है, जो स्टाफ ने गवाही भी दी थी और कमरे में नोट भी लिखा हुआ था कि आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स डॉन। तो ये डॉन कौन? डॉन जनरली क्राइम और क्राइम के बल के लोगों से ही जुड़े लोगों को कहते हैं। तो ये था कि ये किसी गैंग और माफिया के लिए काम करता था, और उन्हीं में से किसी से के साथ कुछ ऐसी चीज हो गई जो इसे कमरे के बाहर से लॉक करके जाते थे लोग। कमरे के अंदर कम रोशनी में शायद वो अपनी पहचान जो आम होने से डरता था। तो एक ये भी लॉजिक है। तीसरा ये कि किसी कॉमर्शियल विमेन का ये काम हो सकता है। उस होटल में आमतौर पर उस तरह की महिलाएं, लड़कियां भी आती थी, लेकिन एक लड़की इस तरह के ब्रूटल मर्डर करे जिस तरीके से लाश मिली थी, ये सोच और उससे अलग की चीज थी। तो थ्योरी इसके अलावा भी बहुत सारी आई, लेकिन कैंसस पुलिस 1935 5 जैन को लाश मिली थी। हालांकि यहाँ पे एक और भी चीज थी, जब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें डेथ टाइम जो लिखी थी मौत के वक्त, वो कहा गया कि जब 2 बार फोन रिसीवर हटा हुआ था, उसको रखने के लिए जो 2 स्टाफ गए थे और देखा था कि वो बेड पे सो रहा है, वो सो नहीं रहा था, तब तक तो उसका कत्ल हो चुका था। और उसके कत्ल की जो टाइमिंग है वो 4 और 5 जनवरी की रात की है, 12 बजे से लेकर सुबह 5 के दरमियान। तो एक मौत की टाइमिंग ये थी। लेकिन ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, इवन इस शख्स की पहचान क्या है, ये कौन था ओवन, कहां से आया था, क्यों आया था, किससे क्या दुश्मनी थी, आज 87 साल बाद 87 ईयर आफ्टर भी ये सारे सवाल एक रहस्य हैं और आज भी इनका जवाब नहीं मिला। आज भी 1046 में हुए इस कत्ल की जो सच्चाई है वो अधूरी है। और आज भी कैंसस पुलिस में जब भी जो लोग नए ज्वाइन करते हैं इस केस पे एक नजर जरूर डालते हैं कि शायद कुछ जानकारी मिले और इस केस को सॉल्व कर सकें। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली है,
उम्मीद है कि आगे शायद कभी ये केस खुले और ये जो पूरा रहस्यमय एक मामला है इसका सच सामने आए। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन आज सिलसिला फिर आगे बढ़ाता हूँ। सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले जी कुछ शेयर करता हूँ। कल थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोगों के मेल आए जो अपने नवनगर या जामनगर महाराज की कहानी, उनकी इंसानियत, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी अच्छा लगा। और उसी में ये भी था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि कल चुनाव भी था, अपनी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर शैतान भी हैं, शातिर भी हैं, शरारती भी हैं, लेकिन फैमिली मानता हूं इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। तो बहुत सारे लोगों के ये भी आए कि कल आपने अपडेट नहीं दिया सर चुनाव में जो जीते, तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? तो दो चीजें, पहली ये, कल मैंने कोई ये सिलसिला नहीं, बर्थडे विशेष वो भी नहीं था, इसलिए कि वो कहानी परसों रिकॉर्ड कर ली थी। आपने देखा होगा कल और परसों दोनों एक ही ड्रेस में था। तो उसकी वजह यह है कि कल इलेक्शन रिजल्ट का दिन था, तो हम लोगों के लिए बहुत गहमा गहमी होती है, सुबह से सारे स्टाफ उसी में बिजी होते हैं। जो सोर्सेज होते हैं लाइव, ये कैमरामैन जैसे विनोद शिकारपुरी, वो भी कल शूट पे बाहर बिजी थे। तो इलेक्शन के दिन और किसी काम के लिए वक्त नहीं हो सकता था, तो इसीलिए आप लोग शिकायत ना करें, तो मैंने कहानी परसों ही रिकॉर्ड कर ली थी, तो इसलिए कल डिटेल नहीं दे पाया। फिर बहुत सारे लोगों के मेल आए थे कि ऐसा तो नहीं। तो आप फैमिली है, इसमें झूठ भी नहीं बोलूंगा, सच सच बोलूंगा, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से बड़ा दूर रहता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं एक जागरूक मतदाता भी, वोटर हूँ, वोट जरूर देता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई पार्टी मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का कट्टर फैन हूं। और आपको सच बोलूंगा, पिछले 20 सालों में मैंने जितने बार भी वोट दिए, चाहे वो एमसीडी इलेक्शन का हो या फिर विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, मैंने कभी पार्टी देखकर वोट किया ही नहीं है। मैंने हमेशा कैंडिडेट देखकर वोट किया। और मेरा पैमाना है कि बाकी चीजें हैं वो ईमानदार है कि नहीं, पहली उसकी इमेज साफ सुथरी है कि नहीं। तो जब ये सारी चीजें देखता हूं उसके बाद मैं वोट देता हूं। फिर मेरे लिए उससे कोई मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, वो आम आदमी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का हो। तो ये मेरा। दूसरा, मैंने आपको शुरू से बताया कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से बड़ा दूर रहता हूं। हालांकि इस पॉलिटिक्स में कई पॉलिटिशियन हैं जिनको मैं शुरू से मानता रहा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये वो लोग हैं जिनके बारे में पढ़ता लिखता भी रहता हूं। तो पार्टी वार्टी से मतलब नहीं, और चुनाव है, जो जीते अच्छा काम करे सारे, यही है मेरा मानना। लेकिन अपनी फैमिली वाले शातिर बहुत हैं, वो कहीं ना कहीं खींच के ले आते हैं, मुझे भी बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी में लपेटना चाहते हैं। बट ऐसा मैंने आपको बताया कि मेरे कट्टर किसी पार्टी का फैन नहीं हूं मैं सिर्फ कैंडिडेट देख के वोट डालता हूं। लेकिन हाँ, कल जो जो पार्टी जीती उन सभी को बधाई। योगी आदित्यनाथ दोबारा बने, यूपी में एक इतिहास बना है, क्योंकि आमतौर पर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। उत्तराखंड में भी एक धामी को लोग मान ही नहीं रहे थे कि ये दोबारा बन सकते हैं, बने। फिर गोवा, मिजोरम और उधर पंजाब में मैं चूंकि आपको शुरू से बताता हूँ कॉमेडी बहुत पसंद है, कॉमेडी करता भी रहता हूँ, कॉमेडियन सारे मुझे अच्छे लगते हैं। तो भगवत मान चुके कॉमेडियन रहे हैं, शुरू में हम लोग उनको उसी से जानते थे टीवी पे कॉमेडी करते हुए। तो खुशी हुई कि कॉमेडियन भी जो है वो अब पॉलिटिक्स में इस मकाम तक पहुंच सकते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने देखा ही यूक्रेन और रूस में, जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, टीवी पे सीरियल में वो एक नकली प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन जीत कर सचमुच के प्रेसिडेंट बन गए। तो अच्छी बात है ये कि हर तबके से, हर जगह से लोग आने चाहिए। बट मेरा ये है कि जो भी सत्ता में आए वो लोगों का जरूर भला करे, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद करते हैं, लोग बड़ी उम्मीद से वोट देते हैं। और करप्शन और इन चीज़ों से जितना जल्दी हम लोग निजात पाएंगे, हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। तो यही दुआ है कि जो भी 5 राज्य में अपनी सरकार आई है, 5 अच्छा काम करें, जनता खुश हो। और जनता को क्या चाहिए। तो अब अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रिया धर, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। और गुलशन सिंह जी ने भेजा है। इसके अलावा प्रियंका शर्मा का भी आज जन्मदिन है, ये पिलानी से है और इनकी पूरी फैमिली भी कहानी सुनती है। थैंक यू सो मच प्रियंका, और हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। नेहा सैनी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नेहा सैनी जी। और ये अंकुर सैनी जी की पत्नी है। सूरज यादव जी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सूरज साहब। इसके अलावा किस्तूरी रायगर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे किस्तूरी जी। और सीताराम चौधरी जी जयपुर से है, उनकी पत्नी उन्होंने भेजा है। इसके अलावा वियान गोमतीवाल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वियान। और बल्कि 6 साल के हैं ये भी। और निकिता एंड जगदीश, तो निकिता एंड जगदीश जिनके माता पिता हैं, गुजरात से हैं, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा चेतराम साविया, इनका भी जन्मदिन है और हैप्पी बर्थडे चेतराम। अरविंद मीना ने भेजा है। साथ में भूल गया था, 9 मार्च को एक साथ 7 दोस्तों का जन्मदिन था। इनमें शुभम, अमित, शेषराज, राजेश
राजेंद्र, रामराज, रिंकू, ये सभी दोस्त हैं, और इनके एक और दोस्त हैं अजय तिवारी, उन्होंने भेजा। तो कमाल की बात यह है कि ये सारे एक ही डेट पे पैदा हुए और शायद इसीलिए इनके बीच में दोस्ती भी है। ये दोस्ती हमेशा सलामत रहे आप लोगों की, आप लोग हमेशा अच्छे रहें। संध्या सिन्हा एंड सतीश सिन्हा जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है आज, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सौरभ सिन्हा ने भेजा है और यूके में है, और तो सौरभ साहब आपका संदेश पहुंच गया। इसके अलावा तहरीन और मोहम्मद रेहान खान पीलीभीत से, इनकी भी एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। सरोज बाला और मेवा सिंह, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। ये नरवाना हरियाणा से हैं और इनकी बहू अंजलि सिंह जी ने भेजा है, और उनका 1 साल का एक बेटा भी है, तो आप तमाम लोग मिलकर खुशियां मनाइए। कार्तिक और निधि, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बधाई। और श्रुति जैन जी ने भेजा है। इसके अलावा सुषमा और ज्ञानेश्वर जी की भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। मनोज लुखार जी पोलैंड से हैं, और पोलैंड की जो कहानी सुनाई थी महाराज की, इनको बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने कहा कि वाकई पोलैंड के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अरमान सिद्दीकी हैं, ये गोवा चर्च की एक कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें एक बॉडी सालों से पड़ी हुई है, तो मैं जरूर सुनाता हूं आपको जल्दी। विजय जैफ हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। गायत्री भारद्वाज जी हैं, और गगन भारद्वाज जी। तो इसके अलावा दूधनाथ गौंड जी हैं, साथ में जसप्रीत कौर जी हैं, और ये इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। ऑल द बेस्ट, आप जरूर करें, देश की सेवा करें। और लकी राजपूत जी ने भेजा है। इसके अलावा वैशाली धेरू जी हैं, और वैशाली धेरू ने एक मेल लिखा है बहुत इमोशनल। इनके फादर रितेश धेरू जी, अभी अगस्त में उनकी डेथ हो गई, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो हमेशा कहानियां सुनते थे, और कहानी सुनने के बाद वैशाली, इनके पापा रितेश, मम्मी और सिस्टर ये आपस में डिस्कस भी करते थे, खासतौर पर इनके पिता रितेश जी। तो वो हर कहानी के साथ डिस्कस करते थे फैमिली के साथ, लेकिन अब वो नहीं है, तो बड़ी कमी खलती है। वैशाली, ऊपर वाला आप लोगों को हौसला दे इस गम को सहने का, सब कुछ ठीक हो। भारती हैं मेलबर्न से, और ये एक जज की बेटी है साउथ की, शुभा, जिसने अपने फियांसी का कत्ल किया था, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं। सनी भारती जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह हैं, और इन्होंने कहा यूक्रेन में तमिलनाडु का एक नौजवान, उसने वहां की फोर्स ज्वाइन की, कैसे? तो बिल्कुल कर सकता है अगर वहां का सिटीजन हो तो। स्वाति गोयल हैं, और इनके पापा अमृत कुमार चौधरी जी हैं, 70 साल से इनकी करीब उम्र है, और वो, इनके सिस और माँ, ये सारी लोग सभी मिलकर कहानियां सुनते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी पूरी आप भी फैमिली है। अभिषेक दुबे जी हैं सोनारी से। मनु परोशकर हैं झांसी से, और एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा अभिजीत दरीपा जी हैं, संतोष आनंद के बेटे और बहू की जो खुदकुशी की कहानी थी वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा नवनीत रे हैं, शिव सरकार हैं, धर्मू चौधरी हैं, दिव्या चंचलानी हैं, मनोज सोइन हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, और कपिल शर्मा है। तो जो भी आप लोगों की फरमाइश है वो जरूर पूरी होगी।